नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। अगले 1 घंटे में होंगी देश, दुनिया, खेलों और जगत की बड़ी खबरें। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ करते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आज अमृतसर में लेवर 20 की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत। सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका व रोजगार, कौशल विकास सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा। सिक्किम में स्टार्टअप 20 समूह की दूसरी बैठक हुई संपन्न। G20 के तहत सिविल 20 की बैठक सोमवार से नागपुर में। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ने G20 के आयोजन को जन भागीदारी के साथ जोड़ा। C20 में सिविल सोसाइटी की भूमिका पर विस्तार से होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के जूनागढ़ में जिला बैंक मुख्यालय का किया शिलान्यास। कृषि शिविर में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया। सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप को भी किया लोकार्पण। अमित शाह ने गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हर एक युवा से देश के लिए एक संकल्प लेने का किया आह्वान। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न पर बयान देने के बारे में की पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने कहा, राहुल गांधी ने इस मामले में अभी तक नहीं दी कोई जानकारी। भाजपा ने कहा, कांग्रेस इस मामले पर भी कर रही है राजनीति। हेट स्पीच समेत कई अन्य मामलों में वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस का तलाशी अभियान जारी। अमृतसर समेत कई जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च। राज्य में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। इंटरनेट सेवाएं सोमवार दोपहर तक बंद। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सोमवार से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की वापसी। विशाखापट्टनम में भारत को 10 विकेट से दी करारी शिकस्त। जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी पर दोनों टीमें। मौजूदा विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने दिल्ली में जारी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं मनीषा मौन भी अपना मैच जीतकर पहुंची अंतिम 16 में। और बुलेटिन में डालते हैं खबरों पर विस्तार से नजर। और पहले बात G20 से जुड़ी बैठकों की। पहला श्रम 20 यानी L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन पंजाब के अमृतसर शहर में चल रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन रविवार को अलग अलग सत्रों में बैठकें हुई। कुछ विशेषज्ञ ऑनलाइन माध्यम से भी इन बैठकों से जुड़े। L20 के चेयरमैन और भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरेनमय पांड्या ने अपने उद्घाटन भाषण में भारत आए सभी विदेशी अतिथियों समेत देश भर में पहुंचे श्रमिक नेताओं व विषय विशेषज्ञों का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को हल करने में राह दिखाएगा। सम्मेलन में विश्व सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा श्रमिकों की सम्मानजनक आजीविका व रोजगार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का पलायन, कौशल विकास और कौशल उन्नयन और मालिक, कर्मचारी व सरकार की जिम्मेदारी समेत श्रमिकों से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। G20 के तहत विभिन्न सहभागिता समूहों में से L20 एक है। इसमें G20 देशों के श्रमिक संघों के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हैं, जो श्रम संबंधी मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करते हैं। भारतीय मजदूर संघ BMS भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 के पहले सम्मेलन के आयोजन से संबद्ध अग्रणी राष्ट्रीय श्रमिक संघ है। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव भी आज शाम को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक सोमवार से महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, आध्यात्मिक नेता माता अमृता नंदमयी बैठक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे।
2 दिवसीय सम्मेलन सिविल सोसाइटी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित होगा। स्वास्थ्य, पर्यावरण, कला और शिल्प जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय स्थापना बैठक में लगभग 250 प्रतिनिधि और 30 वक्ता भाग लेंगे। प्रतिनिधियों को 22 मार्च को नागपुर के पेंच बाग अभ्यारण्य और अन्य पर्यटन स्थलों को देखने का भी मौका मिलेगा। नागपुर में होने वाले G20 सम्मेलन के बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता मिलना बड़े गर्व की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 को जन भागीदारी से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से नागरिकों के सुझाव G20 प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना बड़े सम्मान की बात है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पीपल्स पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ा है। जन भागीदारी से जनता के जो सुझाव इसमें आ रहे हैं, जनता के जो पूरा G20 में जो ये योगदान हुआ है और इसके अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स भी जो हैं, उसमें जैसे मान लीजिए यूथ 20 है या C20 है, इन दोनों में ही सिविल सोसाइटी का योगदान रोल कैसे हो। जैसे आज अम्मा यहाँ पर आ रही हैं तो उनके आने से एक बहुत बड़ा वर्ग साथ में जुड़ता है। यूथ 20 में हम लोग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में गए तो बहुत सारे युवाओं ने उसमें अपने सुझाव दिए, बहुमूल्य सुझाव दिए। आज के युवा को एक ऐसा मंच मिला जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने सुझाव उनके पहुंच सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में 28 मार्च से 30 मार्च तक G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिका और जापान समेत 100 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भाग लेंगे। जिला प्रशासन ने समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पंतनगर हवाई अड्डे से लेकर रामनगर तक के हाईवे की तस्वीर बदली जा रही है। इस दौरान प्रशासन द्वारा रोड के किनारे वॉल पेंटिंग्स, विद्युत पोलों की रंगाई, वृक्षारोपण और पुष्परोपण के साथ साथ चौकों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि राजनयिक हवाई यात्रा के माध्यम से पंतनगर आएंगे, इसके बाद सड़क मार्ग से रामनगर जाएंगे। जितने भी डेलीगेट्स हैं वो पंतनगर एयरपोर्ट पे उतरेंगे और बाय रोड रामनगर जाएंगे। तो जो भी इसमें मार्ग पड़ रहे हैं उन मार्गों को सुदृढ़ किया जा रहा है, उनके आसपास ग्रीन बेल्ट डेवलप की जा रही है और जहां भी हमारी वॉल्स हैं उनको वॉल पेंटिंग की जा रही है ताकि हम डेलीगेट्स को एक अच्छा भारत दिखा सकें। और इसी के साथ साथ अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें सुदृढ़ हो जाएंगी तो आने वाले पर्यटक सीजन में भी हमें इसका लाभ मिलेगा। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोकड़े ने बताया कि समिट को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। इसके अंतर्गत साफ सफाई और बाकी चीज़ें भी, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के लिए तैयारियां चल रही है। इसी के अंतर्गत आज डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक भूमि अधिग्रहण, एनएच की भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु पुलिस प्रशासन और एनएच तीनों ने साथ में संयुक्त कार्रवाई करते हुए भूमि अधिग्रहण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को लक्षद्वीप के कवरत्ती में महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को स्वयं को अपने परिवार के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अपने स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपने बच्चों को लैंगिक भेदभाव के बिना ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को उन महिलाओं को अपना आदर्श मानना चाहिए जो जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सफल हुई हैं। राष्ट्रपति से बातचीत करने वाली महिला सदस्यों में समुद्री शैवाल खेती, सजावटी मछली पालन, मुर्गी पालन और पोषण वाले पौधों की खेती करने वाली महिलाएं भी शामिल थीं। संसद भवन परिसर में तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल PS मोहन राव की किताब का विमोचन किया गया। पुस्तक का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि PS राम मोहन राव 1956 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। उन्होंने एक लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन जिया है, जिसकी विभिन्न पहलुओं की झलक उनके द्वारा लिखी गई किताब में देखने को मिलती है। I wish to commend the author for his vision and efforts to document what I consider a very comprehensive account of his distinguished public service journey in 1956 when he joined the Indian Police Force. Shri PS Rama Rao, like to his college friends, has traversed 6 decades
in public service exemplifying sublime commitment to duty, effecting ever furtherance of public interest. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वर्तमान में संसद में चल रहे गतिरोध पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि पक्ष या विपक्ष को अपने राजनीतिक विरोध के बावजूद लोकतंत्र के हित के लिए संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है। I personally feel with my little experience that Parliament should function. This responsibility do not lie on one party, this party or that party, every party for that matter. They should help in proper functioning of the House. You can agree to disagree, you can protest, you can talk out and walk out, but don't make a breakout. जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पर सोमवार सुबह नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। बैठक के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान G7 के अध्यक्ष पद पर जापान और G20 के अध्यक्ष पद पर भारत की वरीयताओं पर भी चर्चा की जाएगी। जापान के प्रधानमंत्री दोपहर के बाद 41वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। गृह मंत्री ने विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरित की। इस दौरान शाह ने समारोह को संबोधित किया और कहा कि यदि हर नागरिक अपना एक संकल्प पूरा करता है तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। एक संकल्प ऐसा जरूर लीजिए जो देश के हर नागरिक ने लेना चाहिए, विशेषकर युवाओं ने लेना चाहिए कि जब ये देश शताब्दी मनाएगा तब मेरा योगदान क्या। आपका एक व्यक्तिगत संकल्प ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए। मित्रों, 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्पों का संपुट देश को महान बनाने के लिए और कुछ करने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद गृह मंत्री ने जूनागढ़ जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास भी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रस्तावित बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। वहीं गुजरात दौरे के अंतिम दिन अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सोमनाथ ट्रस्ट के मोबाइल ऐप का उद्घाटन भी किया। अमित शाह के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भाजयुमो राष्ट्रीय युवा संसद का उद्घाटन किया और भाजयुमो के विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए यूथ पार्लियामेंट बहुत महत्वपूर्ण है। यूथ पार्लियामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको देश के लिए तैयार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश को एक नई दिशा देने के लिए लोगों की जो वॉइसेस हैं उसको एक सीजन तरीके से कैसे रखा जा सकता है, यह हमको यूथ पार्लियामेंट में समझ में आता है। और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इन वॉइसेस को किस तरीके से समावेश कर सकते हैं, कलेक्टिव विजडम को कैसे समावेश कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैच्योर डेमोक्रेसी के पार्ट एंड पार्सल बन सकते हैं। इन सबको प्रैक्टिस करने का इस यूथ पार्लियामेंट में आप सबको मौका मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु मंदिरों, आध्यात्म, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु वो प्रदेश है जो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज के लिए जाना गया है। यह तमिलनाडु मंदिरों के लिए, अध्यात्मवाद के लिए, वेदास के लिए, लैंड ऑफ वेदास के लिए, लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री के लिए और कल्चरल हेरिटेज के लिए तमिलनाडु जाना गया है। तमिलनाडु वो धरती है
जहां उथी मेरूर नाम का गांव, जिसमें इंस्क्रिप्शन पर लगभग 1100 साल और 1200 साल पहले यह लिख दिया गया था अपना संविधान। सो हम सबको समझना चाहिए कि इन वर्ल्ड्स एंशिएंट डेमोक्रेसी वाज प्रेवलेंट इन तमिलनाडु। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। पूरी करी है, पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोर से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद अगली खबर पंजाब से। पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। वारिश पंजाब दे के प्रमुख को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। कई जगहों पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया है। राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए सोमवार दोपहर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने अभियान चला रखा है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह द्वारा बचकर निकलने के लिए इस्तेमाल किया गया वाहन जब्त कर लिया है। जालंधर पुलिस के मुताबिक करीब 20-25 किलोमीटर तक पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। लेकिन पुलिस ने इनके 10 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 7 लोग पहले कल सुबह और 3 कल शाम को गिरफ्तार हुए हैं। 7 इलीगल वेपन्स और 300 से ज़्यादा राउंड्स वो पोजीशन में मिले हैं। 3 गाड़ियां जो हैं वो मिली हैं हमें, जो यूज़ करते थे। उधर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ये पंजाब के कानून व्यवस्था की समस्या है। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ कोई ऐसा काम करेगा तो भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता मुहैया कराएगा। देश को तोड़ने की बात करेगा, देश की खिलाफत की बात करेगा और उसमें भारत सरकार की किसी तरीके कोई भी स्टेट अपनी भारत सरकार से सहयोग मांगेगा तो भारत सरकार का स्वाभाविक तौर पर उसको सहयोग हर तरह से देंगे। लेकिन ये स्टेट का मसला है, ये स्टेट की प्रॉब्लम है और स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। बजाय इतना हड़दंग मचाने के, पिछले 2 दिन से शोर मच रहा है जी अब ये कर, तो पंजाब सरकार को अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो पंजाब सरकार के हाथ में तो उनको करनी चाहिए थी। इंतजार किस चीज का हो रहा था?
पंजाब में वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल को भगोड़ा घोषित करने के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट मोड पर चल रही है। पंजाब से लगने वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाब पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है। पुलिस हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य में इंटरनेट सेवा सोमवार दोपहर तक के लिए बंद कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाकों में पुलिस ने रात से ही नाकेबंदी कर रखी है। पंजाब में प्रवेश करने वाले हर वाहन की तलाशी की जा रही है। बिना तलाशी लिए किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। संदिग्ध लोगों को काबू करने के लिए पुलिस मुस्तैद है। उधर मोहाली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों ने मोहाली में फ्लैग मार्च निकाला और लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। शिशु शर्मा शांतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिलाओं के बारे में दिए गए राहुल गांधी के बयान के मामले में राजनीति तेज होती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आज फिर से राहुल गांधी से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। भाजपा ने इस मामले पर कांग्रेस पर पलटवार किया है और राहुल गांधी से पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित दिए बयान को लेकर रविवार को भी दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से जानकारी जुटाने के लिए उनके घर पहुंची, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें कई महिलाओं ने उनके साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया है। उनके इस बयान से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस पहले भी राहुल गांधी को जानकारी देने के लिए नोटिस दे चुकी है, लेकिन उन्होंने न पहले ये जानकारी पुलिस को दी और न ही रविवार को पुलिस को कोई ब्यौरा दिया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को फिर से नोटिस देकर जानकारी देने के लिए कहा है। हमारी जो लोकल छानबीन थी उसमें हमें कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली। इसके पश्चात हमने ये विचार किया कि राहुल गांधी सांसद महोदय से ही इस विषय में जानकारी ली जाए। कुछ समय पहले हमने पता किया था तो ये विदेश यात्रा पर थे। जैसे ही विदेश यात्रा से लौटे हैं दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया है और अभी भी आज तीसरी बार पुलिस उनके रेजिडेंस पर गई थी उसी जानकारी को जुटाने के लिए। दिल्ली पुलिस की टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है। राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस की जानकारी जुटाने की कोशिश को कांग्रेस ने राजनीतिक रंग दे दिया है। अब दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची तो कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उनके घर इकट्ठा होने लगे। 45 दिन हो गए आज भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए। आज ये पूछ रहे हैं कि क्या डिटेल्स हैं। बड़ी गजब पुलिस है और बड़ी गजब कानून है। कांग्रेस द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण करने पर भाजपा ने जमकर पलटवार किया है और कहा है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं होते। कई बार कुछ भी कह के खबरों में बने रहना कुछ लोगों की आदत बन गई है, लेकिन वो समझते नहीं कितना गंभीर विषय है। अगर महिलाओं को लेकर राहुल जी थोड़े से भी गंभीर हैं तो उनको जानकारी देनी चाहिए और एक सांसद के नाते तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती। क्या छिपा रहे हैं? क्या तब झूठ था या अब झूठ है? पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो पुलिस अगर उनसे पूछताछ कर रही है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। ये देश संविधान से चलता है और स्वाभाविक रूप से जो देश संविधान के अनुसार चलता है, क्या ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है, दायित्व नहीं है? यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ रेप हुआ है, किसी महिला के साथ बदसलूकी हुई है और राहुल गांधी जी देश के एक सांसद के रूप में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या यह जानकारी पुलिस के पास नहीं होनी चाहिए? और अगर पुलिस नोटिस लेके राहुल गांधी जी को डिलीवर करती है कि उन महिलाओं के बारे में हमें बताइए ताकि संविधान के अनुसार, कानून के हिसाब से हम काम कर सके, पूरे कांग्रेस में हाहाकार मच जाती है कि लोकतंत्र खतरे में है, हम परेशान हो गए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राहुल गांधी ने महिलाओं से जुड़े जिन मुद्दों को उठाया है, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो वो पुलिस से साझा करें। तो वहीं कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने पर भी जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता व गाली गलौज को लेकर पत्रकारों से सवाल पूछे जाने पर इस विषय पर सरकार के गंभीर होने की बात कही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर इसको लेकर नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ी तो मंत्रालय उस दिशा में भी विचार करेगा। हाल ही में बहुत शिकायतें ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ी है, डिपार्टमेंट इसको बड़ा गंभीरता के साथ ले रहा है। हम इसके ऊपर कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचेंगे, क्योंकि आज़ादी दी थी क्रिएटिविटी के लिए, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता ये स्वीकार नहीं हो सकती। और बात मिलेट्स की। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आज समापन हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी तो 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया। मोटे अनाज के महत्व पर 2 दिन तक मंथन हुआ और इसे आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे इस पर आगे काम किया जाए, इस विषय पर भी एक खाका तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साथ भारत के पारंपरिक खाद्यान्नों को वैश्विक जगत में खास पहचान दिलाने के लिए आयोजित ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में भारत के श्री अन्न को पीएम मोदी ने न केवल बढ़ावा देने का काम किया है बल्कि दुनिया को इनके पोषण के महत्व से अवगत होने का अवसर भी प्रदान किया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में मिलेट्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सत्रों में देश और दुनिया से भाग लेने आए वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों ने मिलेट्स के प्रचार प्रसार और जागरूकता के साथ बेहतर मूल्य श्रृंखला के विकास जैसे विषयों पर साझा रणनीति बनाकर काम करने पर जोर दिया। सम्मेलन की सार्थकता को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए अतिथियों से भारतीय परंपराओं के प्रतीक पारंपरिक पोषक अनाजों की जनमानस के लिए जरूरत और खाद्य सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। भारत में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ICAR IIMR को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किया। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत के आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर प्रकाश डालते हुए पीएम ने इस बात को रेखांकित किया कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स से बनने वाले उत्पादों की शानदार किचन रेसिपी का सजीव प्रदर्शन किया और श्री अन्न के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हर व्यक्ति की थाली तक पोषक अनाजों को पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है, उस एग्जीबिशन को कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों ने तो देखा ही, लेकिन हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि मिलेट्स से बने उत्पाद और सामने बनते हुए उत्पाद उनको लोग प्रत्यक्ष देखें। इसलिए ये हमारा मिलेट्स का उत्पाद बनाने वाला स्टॉल भी लगाया है। इस सम्मेलन में मिलेट्स से जुड़े विशेषज्ञों और दुनिया भर से आए जानकारों ने हिस्सा लिया और पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिलेट्स इनिशिएटिव की तारीफ की। करीब 150 से ज्यादा स्टार्टअप आए हुए हैं और ये सारे के सारे स्टार्टअप जो है वो श्री अन्न के द्वारा अलग अलग उत्पाद बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, इन सबसे बने हुए नाश्ते के इतने आइटम, चाहे वो आप पोहा बनाना चाहें, चाहे दलिया बनाना चाहें, चाहे उपमा बनाना चाहें, सभी श्री अन्न के द्वारा उत्पादित हैं। This conference is beneficial
because it's not only for the Indian, it's now at the global stage. Millet is a drought-resistant crop. तो एक ट्रेडिशनल किसान सोचता है कि भाई मिलेट्स को उगाने से क्या मिलेगा। अब होता है कि मिलेट्स को उगाने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक जो अवसर है वो अवसर प्रदान करने का और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्जीबिशन एक तरह का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जलवायु परिवर्तन के लिए ये फसलें बड़ी अनुकूल हैं। इनको बोलते हैं क्लाइमेट रिसेलिएंट क्रॉप्स। तो जितने मिलेट की फसलें हैं ये क्लाइमेट रिसेलिएंट है और इनको अगर हम खेती में आगे बढ़ावा देंगे और हमारा जितना भी प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ करके सामने आएगा, हमारे किसानों को भी फायदा मिलेगा। Indian government is in terms of improving the use of millets, especially for me, is on terms of health security, because I've seen a lot of, I learned a lot of things in terms of contribution of millet. श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने आए देश भर के स्टार्टअप उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों ने भी यहां आकर खुशी जताई। This is the right initiative at right time. The whole world is going to follow this model. Millets products ये हमारे पास रागी है, बकवीट है, बाजरा है और ज्वार है, लिटिल मिलेट्स हैं या कोडो मिलेट्स हैं। इनके हम स्नैक्स बना रहे हैं। इसी से एक नया अमृत निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारी जब गोष्ठीज होती हैं तो उसमें एक नए तथ्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो इसलिए बहुत रिक्वायर्ड था ये। अपना वैरायटीज़ लेके आए हैं और वो जो कुछ लोग जो आए हुए हैं किसान, वो यहाँ पर सीड्स के बारे में भी बता रहे हैं कि इसकी सीड अगर हम अपने अदर स्टेट में भी अगर हम इसको उगाना चाहते हैं तो वो लोग हमको सीड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे बेनिफिट हमें ये हुआ है कि जो भी कंज्यूमर्स यहाँ पे आए हैं वो अवेयर हुए हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स में और स्वीट शॉप्स में अवेलेबल होता है। गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 को किसानों, उपभोक्ताओं के समग्र लाभ और जलवायु के लिए एक जन आंदोलन बनाना है। इसी क्रम में आयोजित ये ग्लोबल मिलेट सम्मेलन न केवल भारत के पोषक अनाजों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा, बल्कि मिलेट्स से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने का अहम जरिया भी बनेगा। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत के श्री अन्न यानी पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं के जरिए भारतीय किसानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी प्रशस्त कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे मिलेट्स को लेकर खबर का कि कैसे जो मोटा अनाज है उसको लेकर 2 दिन का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। कल प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की थी। लेकिन मिलेट्स क्या होता है, मोटे अनाज क्या होता है, इसके फायदे क्या होता है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें मोटे अनाज के फायदे की तो सिलसिलेवार समझने की ज़रूरत है। मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि अपने आप में बहुत फायदेमंद होता है। किस तरीके से वो भी हम आपको समझाएंगे। बेहद पोषक, अम्ल रहित और ग्लूटेन मुक्त एक तरीके से होते हैं जो मोटे अनाज होते हैं।
इसलिए ये हमारे लिए बहुत पोषक होते हैं। बच्चों की बात की जाए, किशोरों की बात की जाए या फिर महिलाओं की बात की जाए, कुपोषण को खत्म करने, कम करने में बहुत मददगार ये सुपरफूड्स यानी कि मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा पोषक होते हैं और हमारे पाचन तंत्र के लिहाज से हमारे कुपोषण को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। मोटे अनाज में होते हैं आयरन, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम के बहुत ज़्यादा सब्सटेंस होता है, एक अच्छे स्रोत के तौर पर भी होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ जो कम से कम इस प्रकार के मोटे अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। और इसका फायदा क्या होता है? वजन कम करना हो, शुगर कंट्रोल करने की बात हो, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात हो, इन तमाम प्रकार की बीमारियों को कम करने में, एक तरीके से कंट्रोल करने में ये मददगार साबित होते हैं। साथ ही साथ कम पानी और कम संसाधनों में मोटे अनाज पैदा होते हैं, यानी कि पानी भी कम लगता है। बाकी जो इनपुट कॉस्ट आती है वो भी मोटे अनाज को पैदा करने में कम आती है। कम उर्वरक और कम कीटनाशकों के साथ इसको पैदा किया जा सकता है और ये अपने आप में एक तरीके से दिखाता है किस तरीके से इसका फायदा होता है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि इस कोशिश को कर रहे हैं कि कैसे मिलेट्स का फायदा होता है और उसके लास्ट हम जिक्र कर रहे हैं कि कीटनाशक कम लगते हैं, इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है, यानी कि इसकी उपज को पैदा करने के लिए जो कार्बन उत्सर्जित करने का जो पूरा एक मानक पैमाना होता है वो भी बहुत कम होता है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल ये होती है अगर आप मोटे अनाज पैदा करना जारी रखते हैं। तो इसके हम फायदों का जिक्र लगातार कर रहे हैं, किस तरीके से ये फायदे होते हैं। मोटे अनाज से स्थायी खेती और फसल विविधीकरण यानी जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसका भी फायदा मिलता है। भारत में मोटे अनाज का अगर जिक्र किया जाए तो विश्व का लगभग 41% मोटा अनाज भारत में पैदा होता है। ये बहुत बड़ी बात है। करीब करीब 50% की अगर बात की जाए तो आधा अनाज हिंदुस्तान में ही होता है। 41% का जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं यहाँ पर ज्यादा मोटा अनाज पैदा होता है, यानी कि ये राज्य अग्रणी है मोटे अनाज मिलेट्स की पैदावार को लेकर। घरेलू खपत की बात की जाए तो एक समय ये प्रति व्यक्ति प्रति महीना 2 से 3 किलो थी, जो कि अब बढ़ गई है क्योंकि मिलेट्स पे ज्यादा जोर है और बढ़कर ये 14 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि मिलेट्स को लेकर कैसे भारत में लगातार रुझान बढ़ रहा है और लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भारत में बाजरा का उत्पादन की अगर बात की जाए तो 51 मिलियन टन बाजरा पैदा हुआ, जो कि पूरे एशिया की अगर बात की जाए तो उसका 80% है और पूरी दुनिया की बात की जाए तो 20% जो बाजरा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा होता है, यानी कि हिंदुस्तान की बाजरा उगाने की जो क्षमता है वो साफ तौर से इस आंकड़े से समझी जा सकती। इतना ही नहीं, भारत की उर्वरा शक्ति भी इस मामले में ज्यादा है, वो इस आंकड़े से समझ में आती, क्योंकि अगर हम दुनिया की वैश्विक बाजरे की औसत उपज की बात करें तो 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है दुनिया की। भारत की बात करें तो ये उससे ज्यादा है, 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और ये बताने के लिए काफी है कि कैसे भारत में बाजरा के उत्पादन की क्षमताएं ज्यादा हैं और वैश्विक उत्पादन उपज के मुकाबले भारत ज्यादा यील्ड यानी कि उपज पैदा कर रहा है बाजरे के लिहाज से। भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से खरीफ की फसल में ही पैदा होता है। एक तरीके से इसमें पानी कम लगता है और उस खरीफ की फसल में ज्यादातर मोटे अनाज की पैदावार की जाती है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। इसके अलावा क्योंकि प्रमोशन लगातार हो रहा तो ऐसे में देश भर में 19 जिलों में मिलेट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भी चयनित किए गए हैं, यानी कि देश भर के ऐसे 19 जिले हैं जहां पर ओडीओपी की जो योजना है उसके तहत उनको चयनित किया गया है। ये भी कहीं ना कहीं फायदेमंद नजर आता है। मोटे अनाज की बात की जाए तो बाजार बढ़ने से किसानों को इसका फायदा भी होगा, क्योंकि अब लगातार जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा, उनकी हाथों में ज्यादा परचेजिंग पावर होगी और इसका फायदे के लिहाज से एफपीओस की बात की जाए, स्वयं सहायता समूहों की बात की जाए, उसके जरिए किसानों और महिलाओं को फायदा मिलता नजर आएगा। यानी कि अगर खेती बढ़ेगी मिलेट्स की तो किसानों को और महिलाओं को उसका फायदा नजर आएगा। मोटे अनाज का अगर हम बाजार की बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भी तैयार हो रहा है, तो मोटे अनाज के बाजार की बात करें तो ये $9 अरब के आसपास का बाजार है और 2025 तक ये $12 अरब का अधिक हो जाने का इसका अनुमान लगाया जा रहा है और ये बहुत रैपिड ग्रोथ इस पे देखी जा रही है और 2025 तक ये $12 अरब हो जाएगा। 2021-22 में मोटे अनाज के निर्यात में 8% की वृद्धि भारत में देखी गई है, यानी कि हर गुजरते साल में ये वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। 2022-23 में $4.6 करोड़ का मोटा अनाज का निर्यात हुआ, यानी कि भारत ने जो देशों को निर्यात किया है वो लगभग इस तरीके से है। अप्रैल-दिसंबर 2023 में 12.5% की निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, तो ये भी दिखाता है कि हर महीने या हर साल में ये बढ़ोतरी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और भारत
लगभग 139 से ज्यादा देशों को मोटा अनाज निर्यात करता है। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाता है कि भारत इस दिशा में कैसे एक लीड लेता नजर आ रहा है। मिलेट्स फूड प्रोडक्ट की बिक्री में भी 30% की बढ़ोतरी बीते कुछ एक वर्षों में देखने को मिली और इस साल के लिहाज से देखा जाए ये बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यूएई है भारत के मोटे अनाज का प्रमुख एक तरीके से आयातक देश, जहां सबसे ज्यादा भारत के द्वारा वहां पर ये भेजा जाता है। मोटे अनाज में से जुड़े 500 से अधिक स्टार्टअप इस वक्त काम कर रहे हैं। ये भी भारत में एग्री प्रोडक्ट के लिहाज से देखा जाए तो तेज गति से बढ़ रहा है। किन बड़े देशों को भारत निर्यात करता है उस लिहाज से देखा जाए तो यूएई है, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन, ब्रिटेन और अमेरिका तक निर्यात किया जाता है भारत के जो तमाम जो मिलेट्स हैं। इसमें कौन कौन सी उपज है उसका भी जिक्र करते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सवा, कुटकी, कुट्टू, चौलाई और ब्राउन टॉप मिलेट भी इस सब में शामिल है। यानी कि ये वो उपजें हैं जो कि हम निर्यात करते हैं और किन देशों में निर्यात करते हैं उसका जिक्र भी हमने किया कि इस प्रकार से लगभग 139 देशों को। और मोटे अनाज का सफर की बात की जाए तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत परंपरागत तरीके से हमारे भारत में पैदा होता रहा है मोटा अनाज, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्पादन बढ़ाने की इस होड़ में आगे बढ़ने के लिए जब मशीनीकृत खेती की शुरुआत हुई तो उसमें गेहूं चावल का चलन बढ़ गया क्योंकि उसके माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर रहा बीते कई दशकों में। लेकिन एक तरीके से फिर से साइकिल आगे बढ़ी है और पुराने समय में भारतीय खान पान में शामिल था मोटा अनाज, परंपरागत तरीके से रोज के खाने में शामिल हुआ करता था, लेकिन बात बदल गई। लेकिन अगर बदली हुई जलवायु परिस्थितियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो मोटा अनाज उगाना आज ज्यादा उपयोगी है क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है और उसके बढ़ावे पर भी जोर है। इस बार के बजट में यह पूरी प्रक्रिया देखने को मिली है। भारत के पास दुनिया की जरूरत के हिसाब से मोटा अनाज निर्यात करने की क्षमता है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है और किस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है क्योंकि भारत के पास जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं और अपने आप में उस तरीके से भारत इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये अपने आप में आपने देखा किस तरीके से मिलेट्स को लेकर भारत लगातार काम कर रहा है और दुनिया के लिए एक नजीर पेश कर रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पर चर्चा जो इसका जिक्र ब्रेक से पहले हम कर रहे थे, मिलेट्स को लेकर, मोटे अनाज को लेकर, इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। श्री अन्न, खाद्य सुरक्षा और पौष्टिकता साथ साथ, क्योंकि श्री अन्न यानी मोटा अनाज, मिलेट्स की बात की जाए इससे खाद्य सुरक्षा भी होती है और पौष्टिकता भी होती है, यानी कि दोनों चीज़ें साथ साथ। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर YR मीना जो कि एडिशनल कमिश्नर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी खास मेहमान डॉक्टर परमीत कौर हैं जो कि चीफ डाइटिशियन हैं एम्स दिल्ली में। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मीना, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि मिलेट्स की बात की जाए, श्री अन्न की बात की जाए, क्यों आज के समय में बहुत ज़्यादा जोर देखने को मिल रहा है? क्या ऐसी वजह है कि हम एक बार फिर से इस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहा है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बदले हुए हालात में, और अगर मैं कहूं कि जो क्लाइमेट चेंज और जो काफी सारी कृषि के सामने समस्याएं आ रही हैं, उसको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे जो ये मोटे अनाज या मिलेट्स या श्री अन्न नाम से हम जो पुकारते हैं,
ये अनाज आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपरीत परिस्थितियों में भी इनसे कुछ ना कुछ उत्पादन मिलता है, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक समय था जब ये मोटे अनाजों को या मिलेट्स को या आजकल जो नया नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है बजट में, श्री अन्न, इनको गरीबों का भोजन समझा जाता था। लेकिन अब पासा पलट गया एक तरीके से और लोगों में काफी जागरूकता आ रही है। उसी सिलसिले के तहत भारत सरकार के निवेदन पर यूएनओ या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से घोषित किया है। इसका सीधे तौर पर मकसद है कि हमने जो परंपरागत हमारे भोजन थे, जो पिछले मतलब विगत 40-50 वर्ष पहले जिनको प्रमुखता से हम इस्तेमाल करते थे, उन खाद्यान्नों को करीब करीब अब हमारे लोग काफी हद तक भूल चुके। लेकिन आज की जो बदली हुई हालात हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पोषण के आधार से हो या उनमें जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसके लिहाज से, और जो हमारी जमीन और जलवायु इससे संबंधित जो हमारे कृषि के जो संसाधन हैं, जैसे पानी की उपलब्धता और क्लाइमेट में जो बदलाव आता है, उतार चढ़ाव, उन सब हालातों को देखते हुए खाद्यान्न के लिहाज से ये हमारे जो मोटे अनाज हैं या मिलेट्स, ये बहुत ही मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करके कुछ ना कुछ उत्पादन निश्चित तौर पर इनसे मिलता है। जबकि दूसरी जो फसलें हैं वो कई बार विपरीत परिस्थितियों में चौपट हो जाती हैं या उनका जो उत्पादन है वो एकदम से काफी नीचे गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये जो उत्पाद हैं ना सिर्फ पोषण के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इनको छोटे और सीमांत किसान जो हैं हमारे देश के, जिनके पास बहुत कम जमीन है, उनके लिए भी फायदेमंद कहीं ना कहीं नजर आएंगे। डॉक्टर परमित कौर जी, क्योंकि अब पोषण के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप बेहतर समझा पाएंगी, क्योंकि जिस मोटे अनाज को समाज में एक तरीके से नकार दिया गया था, लेकिन आज फिर से वही पुनर्स्थापित हो रहा है। क्यों हमारे शरीर के लिए जरूरी है और क्यों इंसानों के लिए इस प्रकार के पोषक तत्व जरूरी है, उस लिहाज से कैसे समझाएंगे आप इस बात को? नमस्कार आपको फिर से। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मिलेट्स को एक बहुत अच्छा नाम दिया, श्री अन्न, उसके नाम से परिभाषित किया है। और साथ में जैसे उन्होंने कहा कि ये हमारी समृद्धि का द्वार है, समग्रता का द्वार है और पोषण का कर्णाधार है। तो ये बिल्कुल उचित है और बिल्कुल सही है आज के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी समय है। इस टाइम जो हमारा देश में और पूरे विश्व में दो तरीके की बीमारियां चल रही हैं। एक तो कुपोषण है जिसे हमें जूझना है, और दूसरा है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। दोनों जो हैं ऑपोजिट चीज़ें हैं और ये खान पान की वजह से हो रही हैं। जो हम खाते पीते हैं उसका डायरेक्ट लिंक है हमारी भोजन की थाली से। हमारी भोजन की थाली में क्या है, तो जैसा कि सभी जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था उसके बाद में प्रमुखता दी गई चावल को और गेहूं को, क्योंकि हमें फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट थी उस समय। लेकिन इन 30-40 वर्षों में हमने देखा कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का मतलब कि जो भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे विकास के लिए, ग्रोथ के लिए। तो अगर हम मिलेट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि अगर बच्चों को गेहूं या व्हीट की जगह मिलेट्स दिया जाए, स्पेशली रागी, फिंगर मिलेट, जो साउथ में बहुत ज़्यादा जिसका उत्पादन होता है, ये लोडेड है कैल्शियम में, विटामिन ए में, प्रोटीन में, आयरन में, मैग्नीशियम में, फॉस्फोरस में, जिसकी वजह से और भी कुछ तत्व हैं जिसकी वजह से जो बच्चे की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, जो हाइट बढ़नी होती है, जो मानसिक विकास है, वो ज़्यादा पाया गया। तो इसलिए इसको बचपन से ही हमें स्टार्ट करना है। बच्चों की जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं तभी से स्टार्ट करने से बच्चों में
विकास ज्यादा होगा। जो बिल्कुल, ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात मैम आप बिल्कुल जी आप कह रही हैं इन कंपैरिजन टू बिल्कुल जी जी राइस एंड व्हीट। और दूसरी जो है अगर और संक्षेप में मैम जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये भी बहुत ज्यादा है, जी। तो आयरन से इसमें बहुत ज्यादा है, तो हम इससे भी इसको भी हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की बात करें तो आजकल मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और मोटापे की वजह से डायबिटीज भी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी है, ऑर्थोआर्थराइटिस भी है। अगर ये बचपन से खाया जाएगा, इसके अंदर मेन जो है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो इसका कार्बोहाइड्रेट है वो रिफाइंड नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि वो जो है धीरे धीरे हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो हमें एक तो भूख कम लगेगी, और दूसरा जो शुगर जो बढ़ती है खाने के बाद में वो उतनी नहीं बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू व्हीट और राइस। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण तथ्य है मैम जो आप बात कह रही, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बात हो, शुगर को उसको कंट्रोल करने में मदद ज्यादा होता है। डॉक्टर मीना के पास आता हूँ, आपके पास मैम डॉक्टर वाई.आर. मीना के पास जाऊंगा सर, क्योंकि हम जब इसको मिलेट्स को पैदावार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर फसलें खरीफ की हैं, ऐसे में 12 महीने ज्यादा फसलें ज्यादा तरीके से उपजा सकें, उसको लेकर किस प्रकार के प्लान के साथ बढ़ते हुए हम आगे आने वाले वर्षों में दिखाई पड़ेंगे? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि ज्यादातर प्रमुखता से जैसे हमारे भारतवर्ष में बाजरा की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है, और टोटली वो रेनफेड है, बारिश के आधारित होती है, खरीफ के मौसम में होती है, उसमें कोई सिंचाई का प्रबंध नहीं होता। और कई ऐसी किस्में जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके तहत कई सारे संस्थान हैं, जिसमें भारतीय कृषि संस्थान जो हमारा पूसा है ये भी जुड़ा हुआ है, और कई कृषि विश्वविद्यालय हैं देश भर में, करीब 70 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो भी बाजरा पर अनुसंधान कर रहे हैं। कम समय में तैयार होने वाली किस्में, कम से कम पानी से तैयार होने वाली किस्में, बाजरे में कोई भी अगर बीमारी आती है उससे किस तरीके से निपटा जाए। तो कहने का मतलब हमारा जो रिसर्च या अनुसंधान का जो नेटवर्क है भारतवर्ष में काफी बड़ा है विश्व के हिसाब से, और निरंतर चाहे हमारी मिलेट्स हो या दूसरी फसलें हो उन पर कृषि वैज्ञानिक काम करते हैं, और हर फसल के ऊपर उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको कैसे उनका निदान किया जाए, कैसे उनकी नई किस्मों का वो किया जाए विकास, जिससे कम क्षेत्रफल से कम संसाधनों के माध्यम से हम अधिक से अधिक अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन ले सकें। तो इसमें बाजरा के अलावा जो भी है दूसरे हमारे जैसे ज्वार है या रागी है, इन सब पर अनुसंधान कार्य निरंतर तौर से चल रहा है। और आजकल जो क्लाइमेट की समस्या आती है, क्लाइमेट रेजिलियंट, उतार चढ़ाव, कभी जैसे गेहूं की फसल की बात करते हैं, हमारी बहुत अच्छी फसल होती है शुरू से, लेकिन जब पकने की स्थिति पे आती है फसल, अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापक्रम बढ़ जाता है, तो जो गेहूं के दाने का साइज है वो पिचक जाता है, उसका उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। सिर्फ 15-20 दिन भी अगर पकाव के समय टेम्परेचर बढ़ जाए। ऐसे ही ये जो मिलेट्स वाली फसलें हैं ये काफी हार्डी हैं। बिल्कुल, ये कम से कम प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य बेहतरी से बना पाती है। हालांकि बहुत बेहतर विषय है सर, समय लेकिन हमारे पास अभाव है। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीना, डॉक्टर कौर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और दिन इस विषय पर विस्तार से आप फिर से बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आत्मनिर्भर होते नए भारत में भारतीय रेल भी पिछले कुछ वर्षों से बड़े बदलाव से गुजर रही है। जहां एक ओर सेमी हाई स्पीड ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को गति दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यात्री सुविधाओं को लेकर काफी ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेन के अंदर तक यात्रियों के खान पान से लेकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यात्री सुविधाओं को लेकर आज दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर इसका निरीक्षण किया और यात्रियों से उनकी राय जानी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की खास रिपोर्ट। अश्विनी वैष्णव दिल्ली से अजमेर शताब्दी में इंस्पेक्शन करने निकले हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सर, आप फीडबैक भी ले रहे हैं लगातार यात्रियों से, पहले और अब में क्या परिवर्तन है? यात्री सभी करीब करीब कहते हैं कि कई वर्षों से गाड़ी में और स्टेशन में साफ सफाई अच्छी है और टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं और खाने की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है, गाड़ियाँ टाइम पे भी चलती है।
ऐसा फीडबैक जनरली पैसेंजर्स दे रहे हैं। क्या कहते हैं भाई आप? खाने की क्वालिटी रियली बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई भी बहुत बढ़िया करते हैं और मुझे बहुत बढ़िया है। अब पहले से तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ भी है। ट्रेनों में देख रहा अभी वंदे भारत भी सर ने, मैंने देखा था टीवी पे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो उसमें भी करेंगे सर सफ़र जब भी होगा, लेकिन और पहले से बेटर है सर। फीडबैक तो सर अच्छा है, और क्या सुधार सर यात्रियों को मद्देनजर देखें? अभी मेन है कि अभी जयपुर अजमेर वाले रूट पे वंदे भारत चलानी है, तो गाड़ी तैयार है, बहुत जल्दी आके उसका टेस्टिंग और सब रूट पे चलेगी। रूट चलने के बाद में उसको लॉन्च किया जाएगा। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़। उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत प्रकृति की प्रचुरता के साथ साथ अपनी विशिष्ट संस्कृति से भी समृद्ध है, फिर भी ये लंबे समय से प्रगति के पथ से दूर था। उसकी समस्याओं पर सबसे पहले गौर करने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में परिवर्तन की बयार बह चुकी है और हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या, और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे। दुबई स्थित बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमआर जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए के निवेश कर रही है। कंपनी ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक शॉपिंग मॉल और बहुमंजिले भवन का शिलान्यास किया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एमआर समूह के सीईओ अमित जैन, बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय और अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके बनने से यहाँ करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का दिन श्रीनगर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आया है और वो भी एमआर ग्रुप की ओर से। आज 10 लाख स्क्वायर फुट के माल का भूमि पूजन हुआ है। 250 करोड़ रुपए की लागत से ये माल बनने वाला है। बगल में ही जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा और कई MOU आज भी हम साइन करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एमआर ग्रुप के सीईओ अमित जैन ने कहा है कि यह शुरुआत है, इसे देखकर दूसरी कंपनी भी निवेश करेंगी। एमआर इवन इंडिया में सबसे बड़ा FDI इन्वेस्टर है। वी इन्वेस्टेड मोर देन $2 billion in India, so I think we are the biggest investor even from India perspective. We starting in Jammu and Kashmir, and I think after that हमको देख के not only a lot of Middle Eastern companies will come, not only in real estate but in other industries as well. And I think this is the start. We should inspire people. We should aspire. People should aspire to follow us. And there is no downside. There can only be an upside. So I think that is the good part कि कि यहाँ से हम सिर्फ ऊपर देख सकते हैं. And I think sky's the limit. Today, with this beautiful place, this amazing place. I mean, this is more beautiful than Switzerland. So, why this should not be more happy than any other place in Europe. जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर देखते हुए स्थानीय निवासी भी काफी खुश नजर आए हैं। पहले इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, दैट वाज इन यूएई। आई वाज विद LG सर, उस टाइम भी मैं साथ ही था दुबई में, तो हमारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो उसी टाइम मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि 15-16 हज़ार जॉब यहाँ जनरेट हो रहे हैं इस चीज़ से, तो कौम को बहुत फ़ायदा आएगा। हमारा जो यूथ है कम से कम
ड्रग वगैरह बाकी गलत चीज़ों से दूर रह के कम से कम काम में लग जाएंगे, तो ये डेवलपमेंट ही है हमारे कश्मीर में। इससे अच्छा कोई चीज़ है ही नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें जितनी हमारी वादी में जितनी भी बनेंगी उससे और डेवलपमेंट भी होगा और टूरिस्ट अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएंगी। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे और जन कल्याण में जुटे देश के सामान्य जन के प्रयासों को देश पहचान रहा है। साथ ही इन असाधारण कार्य करने वालों को पद्म पुरस्कार प्रदान करके इनके प्रयासों को मान्यता दे रहा है। ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं, इसलिए इनके कार्यों, इनके जीवन संघर्षों और इनकी अथक मेहनत को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए आज रात से डीडी न्यूज शुरू कर रहा है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। इसी खबर के साथ तो फिलहाल आज न्यूज 8 में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।